Good morning everyone, this is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे चेस्टर बर्नार्ड की और उनके प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी उन्होंने दी हैं उसकी हम बात करेंगे। तकरीबन 50% सिलेबस हमारा जो है वो हो चुका है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल विजिट करें, वहां पर आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और मुझसे यूं ही बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे टैप करिए और मुझसे जुड़िए। जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड की जब हम बात करते हैं ना, उनको फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल कहा जाता है। उन्होंने एमपी फॉलेट के जो आइडियाज हैं उनको फर्दर डेवलप करा। अब एमपी फॉलेट के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आई, क्लासिकल थ्योरी के थिंकर्स आए, देन एमपी फॉलेट आती हैं जो क्लासिकल थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। लेकिन जो फर्स्ट फुल फ्लेज्ड जो बिहेवियरलिस्ट होते हैं वो होते हैं चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, बर्नार्ड जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक बिहेवियरल स्कूल के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बन जाते हैं। अब बुक्स कौन कौन सी है चेस्टर बर्नार्ड की? 2 हैं, बहुत इजी है इनको याद रखना। 10 साल का गैप है दोनों के बीच में। पहली है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपने ये दोनों किताबें याद रखनी है। और वो फंक्शंस क्या बताते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो हम आगे चल के इसी वीडियो में देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसे भी याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है चेस्टर बर्नार्ड के बारे में वो हम देखते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि कॉपरेशन बहुत जरूरी होती है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी होती है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है वो ये समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हम स्वयं बनाते हैं। कैसे? मानिए आप एक कॉलेज का हिस्सा हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहां पे आपको हायरार्की पता होगी। आपको पता होगा कि मैं प्रोफेसर हूं, मेरे ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, आप समझ रहे हैं, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, आपको सब पता होगा। और वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि स्वयं क्रिएट किया है हम लोगों ने, ताकि अच्छे से हम जो है अपना डे टू डे बिजनेस जो है वो कर सकें। ठीक है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खुद से स्वतः ही जो है वो कुछ एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? ह्यूमन इंटरेक्शन से बनेगी। मानिए एक कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, आपके साइड में आप इंग्लिश के, एक दूसरा पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, आप दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं क्योंकि आप रोज बात करती हैं। तो अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो स्वयं ही बिना किसी प्रयास के आपस में बात करते करते ह्यूमन इंटरेक्शन से एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप दोनों ने क्रिएट कर ली, एक इनफॉर्मल रिश्ता क्रिएट कर लिया। अब वहां पे हो सकता है आपकी उससे इतनी गहरी दोस्ती हो जाए कि आप उनको वैसे हायरार्की में वैसे खुद से ऊपर नीचे ना देखें। आप उनके साथ जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, रॉ बिहेवियर जो होता है हमारा, तो वो इनफॉर्मल बिहेवियर होता है। अपने दोस्त को आप श्रीमान जी कह के तो नहीं पुकारते हैं, तो वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कुछ एक इनफॉर्मल रिश्ते स्वयं ही क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो वो 3 फंक्शंस मेनली बताते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि कौन से 3 जो हैं वो बर्नार्ड ने बताए हैं कि एग्जीक्यूटिव के फंक्शन हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के कुछ चैनल होने चाहिए जिसको लोग इजीली यूज कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो अच्छे से चल सके। दूसरा, एग्जीक्यूटिव्स ने क्या करना है? उन्होंने करना है इंडिविजुअल्स जो उनके मेंबर्स हैं उनको असेंशियल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लिए जा रहे हैं और आप उनको बदले में कोई आउटपुट नहीं प्रोवाइड करवा रहे। ठीक है, तीसरा आपने करना है फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, वो डिफाइन करना है। वो मीट हो रहे हैं इसके लिए आपने कोशिश करनी है और आपने पूरा चेक रखना है। ठीक है, ये किसके काम बताए बर्नार्ड ने? एग्जीक्यूटिव के काम बताए। ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है। बाकी वो अपना एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। वो कहते हैं कि तुम हायरार्की में ऊपर हो, तुमने कमांड दे दी, तो वो तुम्हारे कमांड देने से ही जो है वो पूरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर। बेसिकली वो कहते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर तभी पूरा होगा जब तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
तो जो आपके हेनरी फेयोल पीछे हमने पढ़े, या जो मैक्स वेबर थे, वो टॉप डाउन अप्रोच देते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि एक तुम्हारा सीनियर होगा, बॉस होगा, वो तुमको कुछ ऑर्डर देगा और नीचे के जो तबके के लोग हैं, तबके नहीं बोल सकते हम, जो नीचे के लोग हैं हायरार्की में, तो वो जो है वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन चेस्टर बर्नार्ड इससे हटके पहली बार बॉटम अप अप्रोच देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे दिए हुए ऑर्डर्स तभी फॉलो किए जाएंगे जब तुम्हारे सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करें, और तुम्हारी दी हुई कमांड जो है वो तभी एक्सेप्ट होगी। उसकी 4 कंडीशंस बताई उन्होंने, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है तो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपकी दी हुई कमांड उनको समझ आनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो आपका एम्प्लॉय है उसको आपका ऑर्डर समझ आना चाहिए, तभी वो उसको पूरा कर पाएगा। दूसरा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो उसके साथ जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए ऑर्डर। कैसे? आपने मुझे हायर किया है अकाउंटिंग का काम करने के लिए, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि जाके मेरे लिए कॉफी बना के आइए, तो हो सकता है मैं ना कॉफी बनाऊं। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगी कि मुझे इस चीज के लिए हायर किया गया है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ आपका ये ऑर्डर जो है वो कंपैटिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फॉलोइंग इट, ठीक है। तीसरा है कि मेंबर के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्डर है जो कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है तो मैं उसको जो है वो फॉलो करूंगी या आप करेंगे, कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल हो, वो म्यूचुअली बेनिफिट करे एक दूसरे को। चौथा कि जो आपका एम्प्लॉय है वो उसके साथ जो है वो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी हो उसमें कि वो उस ऑर्डर को फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक 4 साल के बच्चे को आप 20 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन पेपर ला के दे दें और वो उसको फॉलो करेगा। वो कैसे उसको फॉलो करेगा? क्योंकि वो मेंटली फिजिकली उसकी उतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे, है ना। तो वो कैसे करेगा? तो आपने ऐसे ही ऑर्डर देनी है जिसको वो फॉलो कर भी पाए, उनमें इतनी क्षमता हो। फिर वो बात करते हैं कि तुम्हारे ऑर्डर्स तभी फॉलो किए जा सकते हैं जब वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में फॉल करें। तो अब ये जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है? ये जो मैंने आपको 4 ऊपर कंडीशंस बताई, आप समझ लीजिए एक सर्कल और उसके अंदर ये जो 4 कंडीशंस हैं, अगर इसमें आपकी कमांड लाई करेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जो है वो एम्प्लॉय उसको फॉलो करेगा। तो ये हो गई जोन ऑफ इंडिफरेंस। अगर इस जोन की बाउंड्री पे या इसके बाहर का कोई ऑर्डर आता है तो उसको जो है वो एम्प्लॉय फॉलो करने में रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है कि एक जोन जिसके अंदर अगर तुम्हारी कमांड फॉल करती है, तुम्हारा ऑर्डर फॉल करता है, तो जो तुम्हारा एम्प्लॉय है वो विदाउट एनी क्रिटिसिज्म उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब चेस्टर बर्नार्ड 3 एलिमेंट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहला जो एलिमेंट वो देते हैं वो है कि अ विलिंगनेस टू सर्व। अब विलिंगनेस टू सर्व क्या है ना। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे एम्प्लॉयज है, इंडिविजुअल्स हैं, वो स्वयं विलिंग होने चाहिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। वॉलंटरी कॉपरेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हो, है ना। दूसरी वो बात क्या करते हैं, दूसरी बात वो करते हैं कि एक कॉमन पर्पस होना चाहिए, एक शेयर्ड गोल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, वो दोनों कॉमन होने चाहिए, म्यूचुअल होने चाहिए, ताकि कोऑपरेशन बढ़े, कोऑर्डिनेशन बने और यूनिटी बने, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा कम्युनिकेशन की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारा सिलेबस है उस लिहाज से। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें ऑर्डर कैसे जाने हैं, फीडबैक का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ये सारी चीजें जो है वो एकदम से बढ़ जाती हैं, ठीक है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। तो कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो कहते हैं कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका क्लियर,
कॉन्टिन्यूअस एंड रिलायबल। और आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो उसके जो बेसिकली कम्युनिकेशन के जो आपके लिंक्स हैं ऊपर से नीचे तक वो छोटे होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि वो कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या देते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वो कहते हैं इट इज वन ऑफ द 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो मैंने आपको ऊपर 3 फंक्शंस पढ़ाए एग्जीक्यूटिव के, उसमें एग्जीक्यूटिव का एक काम ये भी था कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखें। तीसरा, क्लियर और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए एम्प्लॉयज को, ऊपर मैनेजर्स को कि बात क्या की जा रही है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से ऊपर हायरार्की वाले मैं हूँ मानो एम्प्लॉय, मैंने अपने से ऊपर वाले बॉस को एक मैसेज दिया जो कि आपने टॉप अथॉरिटी तक पहुंचाना है और वो उसको 1 महीने बाद जाके दे रहे हैं। नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। बाकी इट मस्ट फॉलो फॉर्मल चैनल्स, चेन ऑफ कमांड फॉलो करे। कैसे? डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली ही अपने CEO से जाके बात कर रही हूँ, मुझे पूरी चेन मेंटेन करके रखनी चाहिए। मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो पहले मुझे अपने से बड़े बॉस के पास जाना चाहिए, वो अपने से बड़े बॉस के पास जाएगा, फिर वो ऊपर जाके मे बी टॉप अथॉरिटी के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप जो है वो छोटे से एम्प्लॉय हैं और छोटे छोटे इश्यूज के लिए आप जाके जो है वो CEO के पास चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से बॉस ही कमांड कर रहा है और तुम्हारे पास फीडबैक देने का ही कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, तुम नीचे से ऊपर भी नीचे से ऊपर भी तुम रिक्वेस्ट भेज पाओ, ऊपर से नीचे भी तुम्हें ऑर्डर्स आए। ये दोनों फीडबैक और जो तुमको ऊपर से ऑर्डर्स दिए जा रही है, दोनों सिस्टम ऊपर नीचे चलना चाहिए। ठीक है, बाकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एसेंशियल होता है। ऐसा कौन कहते हैं? चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स पे भी बल देते हैं और वो कहते हैं कि जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं तुम्हारे वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए, जैसे पेयर टू पेयर टॉक, जैसे कि इंग्लिश वाली मैम की पॉलिटिकल साइंस वाली मैम के साथ बात। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और उनका जो मोराल होता है वो भी ऊपर जाता है। ठीक है, बाकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ एक कंडीशंस बताई चेस्टर बर्नार्ड ने जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का चैनल क्या है, कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं हमने, अगर हमने अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है या ऊपर से कोई मैसेज हम तक पहुंचना है तो। ठीक है, दूसरा, अथॉरिटी लाइन क्लियर होनी चाहिए। अथॉरिटी लाइन क्लियर होनी चाहिए मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है तो मुझे वो कहाँ देना है, या फिर मुझे अगर ऊपर तक बात पहुंचानी है तो मुझे किस बॉस के पास जाना है। तो तुम्हारी अथॉरिटी लाइन क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए जितना हो सके। बेसिकली फेस टू फेस बात होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो फेस टू फेस तुम्हारा कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है रिटन कम्युनिकेशन की जगह पर। ठीक है, तुम्हारे जो चैनल्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, ताकि कोई जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। मैसेज जो तुम्हारे ऑथेंटिक होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी रूमर्स जो हैं वो फैले जा रहे हैं। तुम्हारी जो बात है वो सच होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए। बाकी वो एक डिसीजन मेकिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं चेस्टर बर्नार्ड। इसमें डिसीजन मेकिंग एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक लॉजिकल नहीं बल्कि एक मॉरल प्रोसेस है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जब भी वो कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ रूल्स ही फॉलो नहीं करने हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। और इसकी रेलेवेंस क्या है? इसकी रेलेवेंस ये है कि यही जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी देते हैं वो आगे चलकर हर्बर्ट साइमन और क्रिस आर्गरिस को जाके जो है वो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करती है। अब एक छोटा सा मैंने आपको टेबल दिया है जिससे ये पूरा लेक्चर आप समराइज कर सकते हैं और इतने ही आपके नोट्स बनेंगे जो इस टेबल में दिए हैं चेस्टर बर्नार्ड के। बस 2 बुक्स आप इसमें और ऐड कर ले तो आप समझें कि आप उसके सारे एक चीज जो है वो इसमें समराइज कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए। ओके, तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? जो डेलिब्रेट एफर्ट से बनती है, जो स्वयं कोशिश करके हम बनाते हैं। इनफॉर्मल जो स्वतः ही बन जाती है, खुद ही बन जाती है और ये सपोर्ट करती है फॉर्मल को। 3 एलिमेंट्स क्या बताएं ऑर्गेनाइजेशन के? विलिंगनेस टू सर्व, कॉमन पर्पस एंड कम्युनिकेशन। एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या बताए?
कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना है, कॉपरेशन, उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और गोल सेट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी तभी वैलिड है जब वो सबॉर्डिनेट्स के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। जोन ऑफ इंडिफरेंस, अगर इस जोन के अंदर तुम्हारे ऑर्डर्स पड़े तो वो बिना रेजिस्टेंस के जो है वो माने जाएंगे। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लाइंस क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट पाथ्स होने चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी मैसेजेस होने चाहिए। और इतने से टेबल में जो है वो आपके सारा का सारा आई थिंक चेस्टर बर्नार्ड हमने खत्म कर दिया। और थैंक यू गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मुझे टेक्स्ट करें अगर आपको कोई भी डाउट होता है। थैंक यू।